गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके फ़ेल होने की वजह क्या थी? हालाँकि कुछ एक्सपीरियंस लोग उनके साथ मौजूद थे, लेकिन वो डिलीवर क्यों नहीं कर सके? इसके साथ-साथ हम अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें, तो वहाँ पर हमारी नाकामियाँ हमें नज़र आ रही है। वो बेशक 2+2 हो जयशंकर साहब का और इसके साथ-साथ एंथनी ब्लिंकन साहब का, वहाँ की स्टेटमेंट की बात हम करें या फिर अभी रिसेंटली जिस तरीके से बोरिस जॉनसन ने विजिट किया हिंदुस्तान का और वहाँ पे जो बातचीत हुई या जो डील्स हुई हैं, क्या असर हो सकता है पाकिस्तान पर इन चीज़ों का? इन सारी चीज़ों के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ द यूएस साजिद तारड़ साहब ने मुझे जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर डायरेक्टली इस बात पे आऊँगा कि आप पाकिस्तान के ऊपर आपकी काफ़ी नज़र होती है। क्या वजूहात है कि इमरान खान साहब की हुकूमत काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोग होने के बावजूद फेल क्यों हुई सर? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह थी कि खान साहब एक तो उनको तजर्बा बिल्कुल नहीं था कि गवर्नेंस क्या चीज होती है। हल्के की सियासत को नहीं समझते थे। अमेरिका में हम इसको कहते हैं रिटेल पॉलिटिक्स, वो उनको नहीं समझते थे। उन्होंने अपने 3 साढ़े 3 साल जो अपनी गवर्नमेंट है, वो एडवाइजर्स के जरिए अनइलेक्टेड नॉन इलेक्टेड लोग जो बाहर से लेकर गए थे, वो बरतानिया से अमेरिका से, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट चलाई। आज भी अगर आप देखें तो उनके आसपास उन्हीं लोगों का हजूम है जो खुशामदी टाइप लोग हैं, और उनको असल पिक्चर नजर ही नहीं आ रही थी खान साहब को। दूसरा, खान साहब को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि खान साहब समझते हैं कि ही इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही कैन नॉट बी रॉन्ग, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि सियासत और जमहूरियत में उसका कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत और जमहूरियत में हमेशा आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, मिडिल ग्राउंड पे आके कंप्रोमाइज करते हैं। खान साहब की अना तकबर, ये सारी चीजें उनसे अबव हैं। आपने देखा होगा खान साहब हमेशा ये कहते सुने, ये पाए गए हैं कि मैं अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं कबाली इलाके को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैंने किताबें लिखी कबाली इलाके पे। तो ये एक ये वजूहात थी कि खान साहब वॉज नॉट गियर्ड, वो तैयार ही नहीं थे एक सियासत और इतने बड़ी पोजीशन को संभालने के लिए। और आखिरी सबसे बड़ी वजह जो है, उनको लाया गया था, खान साहब खुद नहीं आए थे, और जब भी वो हाथ न्यूट्रल हुआ तो खान साहब की हुकूमत धड़ाम से नीचे जा गिरी। अब भी वो उसी चीज के, अभी तक उसी के वो ख्वाहिश कर रहे हैं। जितना अभी रिसेंट लाहौर के जलसे में उन्होंने कहा है कि आपसे अगर गलती हो गई है तो दोबारा इलेक्शन करा दें। तो खान साहब को अभी तक वही आदत है। खान साहब के अपने एलाइज परवेज अलाई साहब ये फरमाते रहे हैं कि 3.5 साल उनकी नैपियां चेंज होती रही हैं। तो दर हकीकत खान साहब खुद रूल नहीं करते रहे, उनसे रूल करवाया गया था, उनको उनके हर मसले को हल किया जाता था। तो ये इस चीज को सियासत और जमहूरियत नहीं कहते, इसको डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है। बल्कि यहां तक के जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने तो उनको खिताब दे रखा है कि ही इज अ डिक्टेटर। जिस तरीके से उन्होंने सहाफत के ऊपर जो पाबंदियां लगाई, जिस तरीके से सहाफियों पे केसेस बनाए गए, जिस तरीके से मोहसिन बेग साहब को, और यहां पे एक और खास बात कहूंगा कि सियासत में अपने रवैयात, जिस तरह चौधरी बरादरान या शरीफ बरादरान, या इस वक्त पीपल्स पार्टी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन खान साहब हमेशा जो अपने मोहसिनों को ही तंग करते रहे हैं, जिसमें आप तरीन साहब की मिसाल ले लें, आप अलीम साहब की मिसाल ले लें, मोहसिन बेग साहब की मिसाल ले लें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कैबिनेट में ओन चौधरी साहब हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है उन्होंने इनको सर्व किया है। तो एक तो इस तरह की खामियां थी। दूसरा, खान साहब ने जो हमेशा ये कहते थे यू टर्न अच्छा होता है, अपनी पोजीशन चेंज करनी, मैं एग्री करता हूं कि सियासत में सिचुएशन चेंज होती रहती है, लेकिन 3.5 साल में देखें, उनका सफर शुरू हुआ कंटेनर से। डीजे भट्ट साहब ने वहां पे जलसा, गाने तमाशे किए, बच्चे बच्चियां वहां नाचते थे 18-18 साल के। वहां से उठे हैं, जब परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो किसी ने मशवरा दिया कि इस्लामिक कार्ड खेलें, तो उन्होंने फौरन रियासत मदीना पे जाके तो हजरत उमर की मिसालों पे आ गए। अब जब वो भी चलती नजर नहीं आई तो फौरन उन्होंने टर्न गुलामी और आजादी पे ले लिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज जिस तरह इजिप्ट है, टर्की है, जिस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इन मुल्कों के अंदर एंटी अमेरिका एक सेंटीमेंट है, इस तरह का इस पे कैपिटलाइज किया जा सकता था। तो खान साहब ने फौरन उसको यूज किया
और वो एंटी अमेरिका पे आ गए। 3.5 साल में जरा उनका सफर देखें कि वो इस्लामिक कार्ड, गद्दारी का कार्ड, गुलामी का कार्ड और एंटी अमेरिका, और सारी आज वो एंटी अमेरिका खड़े हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी के खिलाफ एक जो कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है लोगों को बदजन करने की, ये पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक एक आग से खेल रहे हैं, ये इसके मुतरादिफ है। और इस पे जितना भी अफसोस किया जा सके कम है। राइट सर, एक चीज और है, मतलब अभी कल स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बयान आया कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई मियां शहबाज साहब के उसमें चेयरमैनशिप में, तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी हुई कि ये वही एलामिया आया कि मतलब हमने कोई इस किस्म की साजिश का हम हिस्सा नहीं थे। वैसे वैसे एक मतलब, क्योंकि सर आप वहाँ पॉलिटिक्स में भी हैं और यकीनन आपका स्टेट डिपार्टमेंट और हर जगह लोगों से बातचीत होती है कि सर वैसे नॉर्मली लोग किस तरीके से ले रहे हैं कि जो इमरान खान साहब अभी तक वही राग अलाप रहे हैं जो उन्होंने हुकूमत में थे उस वक्त भी और आज भी स्टेज पे खड़े होकर वही अमेरिका को वो करना है कि मतलब मैंने उनको गंदा करना है, बेशक वो हो या ना हो। देखिए, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो थे वो ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉसिबल इन द हिस्ट्री थे, इस वाकयात, इस हादसे से पहले भी। देखिए 3.5 साल आपको वो बिल्कुल बाइडेन साहब की कॉल नहीं आ रही थी, दैट मीन सो मच। और उसके बाद ये था कि आपका फ्लिप फ्लॉप, कभी चाइना के साथ जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी रशिया की तरफ जाते हैं, और बल्कि आप रशिया उस वक्त गए हैं जब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल उसके मुंह के सामने खड़ी थी। सारी दुनिया एक तरफ थी और आप जाकर रशिया चले गए। मेरा ख्याल में वो एक सबसे बड़ी गलती थी। और मैं एक और यहां पे बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में आप बिल्कुल, पाकिस्तान उनके किसी इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि वो नोए हैं। मैं उस पर बताना ये चाहूंगा कि 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स जो बिल पेश कर चुके हैं, जब अफगानिस्तान से डीमोरलाइज होकर अमेरिका वहां से विड्रॉ किया, तो उन सेनेटर्स ने बिल पेश किया था कि हमें जवाब चाहिए। 20 साल हमारे साथ जो पाकिस्तान ने किया है, आप देखें उसामा बिन लादेन की प्रेजेंस जो है आप डिनाई नहीं कर सकते पाकिस्तान से। उसके बाद आपने आपके इसी तालिबान खान ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की शक्ल इन्होंने तोड़ दी है। उसके बाद इन्हीं की कैबिनेट के 2 मिनिस्टरों ने कहा था कि हम खुद कुछ बॉम्बर बन सकते हैं। तो देखिए, एक सीरीज है कि आपने एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है, और अब बिलखसूस आप बार बार कहते हैं नौजवानों मेरी बात गौर से सुनो, बाहर निकलो और अमेरिका के खिलाफ जंग करो। तो आप ये देखें कि इस पे मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है और जिसका फायदा खान साहब उठा रहे हैं। वरना ये पॉसिबल नहीं था इस तरह का आप चैलेंज करते, आप दुनिया की वाहिद सुपर पावर को बार बार आप इस तरह चैलेंज करते, जहां खड़े होते। खान साहब ने लाहौर की स्पीच में भी 400 ड्रोन अटैक्स की बात की है। उसके बाद बार बार उन्होंने कहा है कि चैलेंज करते हैं अमेरिका को ओपनली। तो ये अमेरिका असल में इस वक्त डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है, क्योंकि अंदरूनी इंतशार का शिकार है और जिसकी वजह से खास साहब इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चाहे किस कैसी भी हो, जिस जैसी भी हो, लेकिन ये इंतशार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल पाकिस्तान के हक में नहीं है। यहां मैं एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा, आपने अर्लियर अपने क्वेश्चन में एक बात की थी कि इस वक्त हमारा पड़ोसी भारत है जो वहां बोरिस येल्सिन का जाना, डॉक्टर जयशंकर का उनकी फॉरेन पॉलिसी को नए लेवल पर लेकर जाना, उनका भी रिसेंटली बड़ा सक्सेसफुल दौरा था वॉशिंगटन डीसी का, जहां पे 2+2 पे उनकी जो मीटिंग्स हुई, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा। खान साहब ने बच्चों को 18-18 साल के अपने जो बच्चे हैं उनको एक गलत चीज बता रहे हैं कि मैं एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी चाहता हूं, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। इनके अपने मशीर ने, मोहित यूसुफ साहब ने कहा था कि आजाद खारजा पॉलिसी के लिए आजाद आपकी मुआशी पॉलिसी जरूरी है। आप जब तक अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। आप आज का हालात है, आपके फॉरेन रिजर्व सिर्फ $2 बिलियन रह चुके हैं। आपके पास चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 1 महीने के खर्चे मौजूद हैं। आप श्रीलंका से सिर्फ कुछ इंचेस के फासले पे खड़े हैं और आप नारे मार रहे हैं कि आपकी आजाद खारजा पॉलिसी। आप कैसे ये एक बेतुकी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ट्रेजेडी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, मैं थोड़ा सा उस पर आना चाहूंगा कि देखिए, इस वक्त खान साहब ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं कां चिट्टा है कि कौवा सफेद है।
अब उन्होंने कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बिल्कुल वही बताया कौम को कि कौवा सफेद है। हालांकि उसके जो उसकी जो रिपोर्ट आई फाइनल, उसमें कहा गया है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। असद मजीद साहब ने एडमिट किया है कि उसके अंदर कोई धमकी नहीं थी और उन्होंने इनको गलत तशरीह दी गई है इस चीज को, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने बाहर निकल के अपनी कौम को बताया है कि नहीं, देखिए मैं सच्चा था, मैं सच्चा हूं। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि वो रिजाइन दे दे। ये वही इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने खुद तैनात किया था। अब जहां आप जा रहे हैं, मैं आपके बल्कि ये बताना चाहूंगा कि आप कहां खड़े हैं। इसके बाद होगा ये कि खान साहब को जो चीज नहीं पसंद होगी वो गलत होगी, वो अमेरिका इनके खिलाफ जा रहा होगा। अगर ये इलेक्शन हार गए तो उन्होंने कहना है कि अमेरिका ने इलेक्शन हरवाए। सर ये बात बिल्कुल, जी जी प्लीज। अच्छा सर, एक चीज और, जी 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 आप बात करें सर। तो इस चीज को कंट्रोल करना होगा। जो इनको लेकर आए थे, जिनकी गोद में बैठकर आए थे, आज वो ही सोच रहे हैं वी हैव क्रिएटेड अ मास्टर, लेकिन इस मास्टर का इलाज भी उन्हीं के पास है। ये ना हो कि पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज कर जाए जो रिवर्सिबल ना हो। एग्जैक्ट सर। सर दूसरी तरफ हम जब देखते हैं, मतलब जयशंकर साहब ने रशिया से वो ऑयल लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, यकीन करें मैं हैरान हूं। मतलब जहांगीर खटक साहब अमेरिका से मेरे साथ कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे साथ इसी शो में थे, और वो कह रहे थे कि हमें कोई हिंदुस्तान को कोई एकेडमी बनानी चाहिए कि हमारे लोग वहां पे पॉलिटिशियन स्पेशली जाके वहां से सर सीखे। सर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है या क्या वजह है कि मतलब जयशंकर साहब जैसे आदमी जाके डिफेंड करते हैं हिंदुस्तान को और अपनी बात सर मनवा के आ जाते हैं, और हम अपनी बात वहां पे मतलब पता नहीं क्या करके आ जाते हैं। उसकी दो वजूहात मेरी नजर में जो मैं उसके फंडामेंटल एक तो सबसे पहले तो जहांगीर खटक साहब मेरे मौसन भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई हैं। मैं उनसे हमेशा चीजें लर्न करता हूं। मेरे 25-30 साल से दोस्त हैं। इज अ वंडरफुल इंडिविजुअल। हमारे पाकिस्तान के लिए वो एसेट है यहाँ पे वो न्यूयॉर्क में। अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अब मैं कंपेयर करूं सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को। सबसे पहले तो बात हमारा वहीं से शुरू होता है कि हमारी हम 1 महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद है। आपकी मुआशी हालात आपके बहुत बदतरीन हो चुके हैं। एक तो नंबर 1 वजह यह है। उसकी वजह आप हर कंट्री जहां जाते हैं कशकौर लेके जाते हैं। वो कस्टमर हैं, आप फकीर हैं। अब देखिए आपके दरवाजे पे कोई खड़खड़ाता है, फकीर पैसे मांगता है, आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? या आपका कोई कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता है दरवाजे पे आपके लिए कोई खैर सगाली की चीजें लेके, आपकी बिल्कुल सिचुएशन वही है। मैं आंखें बंद करके कहीं सोचता था कि खान साहब रशिया तो गए हैं, लेकिन पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें करेंगे? क्या इनके पास देने के लिए क्या है? हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मीटिंग्स होती हैं। आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, लेकिन अब जब भी जहां भी जाएं, आप मांगने के लिए जाएं, तो आप क्या बातें करते हैं उनसे? मैं 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने देखा कि खान साहब उनको क्या कन्विंस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, वही मांगते रहे गंदम, वही मांगते रहे पाइपलाइन। हालांकि वो किस तरह करें, उनके ऊपर तो खुद सैंक्शंस लगी पड़ी। और उसके बाद ये है, दूसरी एक तो वजह यह है कि आपकी मौशत के हालात सब खराब है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साइज से 6 गुना बड़ा भारत है। उनका करप्शन में 85 नंबर है और वो 2-3 साल से मेंटेन कर रहे हैं। आप 140 नंबर पे हैं करप्शन में। क्या ख्याल है? फॉरेन कंट्रीज जहां आप जाते हैं, उनके जो पहले प्रीमियर जो तैयारी करके नहीं बैठते कि आप कौन है। उसके बाद आपकी जुडिशरी के हालात देख लें, अदलो इंसाफ के हालात बिल्कुल खराब है आपकी जुडिशरी भी बिल्कुल 130 नंबर पर अगर देखी जाए तो। आपका क्या ख्याल है, जब आपके प्रीमियर बाहर जाते हैं, बिलखसूस 300-300 बंदों का डेलीगेट लेके प्राइवेट एयरलाइनों, प्राइवेट जहाजों पे जब जाते हैं, तो वो सोचते नहीं है कि इनके हालात क्या है, ये किस तरीके से आए हैं, ये हमें देने के लिए क्या है इनके पास। तो फॉरेन पॉलिसी आपकी किस तरह ठीक होगी? फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मैं टोटली इस वक्त। और दूसरा, अगर कंपेयर करें डॉक्टर जयशंकर साहब को, आप अपने कुरैशी साहब से कंपेयर करें। कुरैशी साहब मुल्तान के सती लेवल के एक सियासतदान हैं। उनकी वो लाहौर तक नहीं पहुंच सके, ख्वाहिश करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। वो ख्वाहिश करते रहे सारी जिंदगी के -1 फार्मूले में। खान साहब आज भी वो ख्वाहिश करते हैं कि इमरान खान जेल में जाए और उनका नंबर आ जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट है, और उनके ज़हन में नेशनलिज्म है और अपनी लेगेसी है। अब कंपेयर कर लें दोनों चीजों को। मैं समझता हूं कुरैशी साहब ने 3.5 साल उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं थी। वो ख्वाब ही देखते रहे कि शायद वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो जब आप फॉरेन मिनिस्टर बने ही नहीं ज़हनी तौर पर, तो आपने फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन किस तरह करना है?
एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, एक के साथ इसके मतलब हम इस चीज से भी नहीं लर्न कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह बोरिस जॉनसन साहब आए, हालांकि नाज शाह साहिबा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स की इशू और फला इशू, और वो वहां पे आके वो कहते हैं कि मैं बिजनेस एंड ट्रेड की बात करने आया हूं न्यू दिल्ली में और अहमदाबाद में। सर ये मतलब दूसरा एक या तीसरा बड़ा पावर हम कह सकते हैं दुनिया का, यूनाइटेड किंगडम को, इसके बावजूद मतलब हिंदुस्तान ने जो कहा तकरीबन उन्हीं चीजों पे सारी चीजें हो गई, डिफेंस की बात हो या फिर इकोनॉमी की बात हो, वो सारी चीजें। लेकिन हम जिसे कहते हैं कि वो आप वाली बात सही है कि चाइना और सऊदी अरेबिया जो हमारे किसी जमाने में थोड़े बहुत बात सुन लिया करते थे, सर उनको भी हमने भगा के रखा हुआ है, साइड पे किया हुआ। देखिए, उसकी मिसाल मैं अफसोस के साथ कहूंगा, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आप जरा हालात देखें खान साहब के। खान साहब सऊदी अरेबिया गए, सबसे पहले तो उनका जहाज मांग कराए, और यहां आते ही टर्की और मलेशिया के साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने अपना जहाज वापस मंगा लिया था दूसरी एयरलाइन में। देखिए कितनी एम्बेरसमेंट। एग्जैक्टली। फिर ये घड़ी वाला मामला है, उन्होंने घड़ी गिफ्ट की और घड़ी वापस सऊदी अरेबिया पहुंच गई। पर देखिए आप उनकी हम रिलेशनशिप किस तरह आगे ग्रो करेंगे। हम अभी शख्सी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, मोरालिटी वाइज हम अभी तक ग्रो नहीं कर सके। अब मुल्क का क्या करेंगे। मेरे लिए एम्बेरसिंग है ये कि ये सारी जो दो चार चीजें मैंने मेंशन की है। फरा बीबी अब यहां बैठी है इस वक्त, और यहां से बैठ के लाहौर का जलसा फाइनेंस कर रही है, मुझे यहां पे खबरें मिल रही हैं। और देखिए आप हालात, और इनको सबसे बड़ा खौफ है क्योंकि इनके स्कैंडल निकलने वाले हैं बहुत ज्यादा, और खौफ इतना ज्यादा है जिसकी हद को नहीं। अपने कारकुनों को, वर्करों को पहले ही बता देते, मुसलसल अपने जलसों में शोर डाल रहे हैं कि मेरे खिलाफ फॉरेन फंडिंग होगी, मेरे खिलाफ ये होगा, मैंने तोशा खाना की चीजें बेचकर घर की सड़क बना ली है। देखिए आप, और अपने आप का कंपैरिजन उन्हीं चोरों डाकुओं को जो बार बार ये चोर डाकू कहते रहे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आज कहते हैं कि हमारे केसेस उनके साथ सुने जाएं। तो कैसी बात कर रहे हैं। आपकी टोटल कैंपेन चल रही है, मजहबी कार्ड पे आप चल रहे हैं, रियासत मदीना के आप ठेकेदार हैं, आपके जलसों का नाम अमर बिन मारूफ है। आप अपनी स्पीच शुरू करते हैं अय्या का नाब्दु अय्या का नस्तईन से। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने तो आज तक ये नहीं किया। आप चोरों डाकुओं की लाइन में खड़े हो गए। आप लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मजहब को बदनाम कर रहे हैं। नौजुबिल्लाह, इस्लाम एक पाक मजहब है, हम सब उस पर बिलीव करते हैं। जिन बच्चों को ये तकरीरें सुना रहे हैं अय्या का नाब्दु अय्या नस्तईन के साथ, और उसके बाद जब इनके ऊपर जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, अब लोगों का मजहब से भी एतबार उठ जाएगा। सही सही सर, एक चीज और बस फिर खत्म करूंगा। जिस तरह मेजर गौरव आर्या हमारे मतलब उनके शोज वगैरह में जाना आना होता है, देखते हैं उनके बड़े मतलब बड़े फेमस है पाकिस्तान में, काफी देखा जाता है उनको। सर उनका क्लिप काफी वायरल है, और हमारे जितने भी बड़े जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग हामिद मीर साहब, अफसार आलम साहब, सारे ट्विटर पे आजकल आप भी यकीनन देख रहे होंगे। सर उन्होंने कहा था कि हम वो तबाही शायद नहीं कर सकते, बल्कि बिल्कुल नहीं कर सकते, कहते हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये जो तबाही इमरान खान साहब ने कुछ दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज की। सर इस पे आपका टेक चाहूंगा। इस पे मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारी जिंदगी फिफ्थ जनरेशन वॉर के बारे में सिर्फ सुनता रहा। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या होती है। आप किस तरीके से एक डेवलपिंग कंट्री एक उस पे इस तरह के खतरनाक कार्ड खेलते हैं, और लोगों को मैंने जिस तरह बताया है कि इस वक्त जो भी चूरन वो बेचना चाहते हैं वो बिक रहा है, और इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और यहां पे मैं एक और जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल की बात करूंगा। उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिखा था कि अगर पीटीआई को जल्द ना रोका गया तो पाकिस्तान नाउज बिल्ला टुकड़े हो सकते हैं इसके। और वाकई जिस तरीके से नफरतें, कदूरतें, और रमजान के एक बाबरकत महीने के अंदर इतनी नफरतें इन्होंने फैला दी है, इतनी कदूरत फैला दी है कि उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं अब क्या कहूं, हम लोग इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानी लाट ऑफ अस, हम कहते हैं खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आज की डेट में आपका पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहां पे चीफ मिनिस्टर 2 बैठे हैं, आपका सदर कहीं और जा रहे हैं, गवर्नर कहीं और जा रहे हैं। अगर खान साहब इतने ज्यादा इलेक्शन चाहते हैं तो सुबह सराज की असम्बलियां खत्म करें, आजाद कश्मीर की खत्म करें, बिल्कुल। लेकिन देखें, जहां इनका दिल होता है वहां पॉलिसी कुछ और है, जहां दूसरी तरफ पे नरेटिव कुछ और है। और बिल्कुल इस वक्त जो मैं एक आखिर पे वो मैं जो मेंशन करना चाहूंगा कि रोमन सिविलाइजेशन के असूल थे, कहते थे जब सोसाइटी को खत्म करना हो तो उनके अवाम को यह बावर करा दिया जाए कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके खिलाफ हैं, यानी आपकी फौज और पुलिस आपके खिलाफ है। तो बिल्कुल इस वक्त वो ये पीटीआई का नैरेटिव हमारी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ यही है कि ये आपके खिलाफ है। और अभी तक देखिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमारे एक मिनिस्टर ने फरमाया कि अगर हमारे रिलेशनशिप होते
एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो आज हुकूमत में होते, फवाद तो वो चौधरी साहब सारा सारा सोल्यूशन तो वो है। इसका मतलब है कि मरासला तो एक ड्रामा है फिर। और दूसरा उन्होंने सिग्नल, ये बड़ा खतरनाक सिग्नल दिया है कि फौज आज भी हुकूमतें बना रही है और खत्म कर रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो खान साहब ने लाहौर में कहा है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आप इलेक्शन करा दें। वो इलेक्शन आपका क्या करा ख्याल है, अमेरिका को खत्म कर रहे थे? वो नहीं, वो आपकी बिल्कुल सही। एस्टेब्लिशमेंट को सिग्नल दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि मरासला सब ड्रामा है, लेकिन सारी कैंपेन जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। मैं समझता हूं ये इंतहाई खतरनाक है फॉर पाकिस्तान। हमारे जो डिसीजन करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि दिनों में और घंटों में ओके इसके डिसीजन लें, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। सर, टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन एक शॉर्ट आपका कमेंट चाहूंगा। फवाद चौधरी साहब अनारकी की बार बार बात कर रहे हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद ये चीज शायद फिर 2014 में जिस तरीके से इमरान खान साहब ने किया उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन उस वक्त शायद सिचुएशन और थी और इस वक्त सिचुएशन और। इस पे शॉर्ट कमेंट फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में ईद से पहले बड़े 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 डिसीजन आने वाले हैं। ईद अभी अभी कुछ दिन पड़े हैं। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि पहले मैं हफ्तों और महीनों पे बिलीव करता था, इस वक्त पाकिस्तान मिनटों घंटों दिनों पे चल रहा है। अगर ईद तक इन चीजों को ना रोका गया, इन पे कोई डिसीजन ना लिया गया, तो ये बहुत लेट हो चुका होगा। आप जिस तरह अनारकी की, खाना जंगी की बातें कर रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आपके तरीके, आपकी जो टीटीपी है, आपको पता ही है, जो आपके खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू कर रखी बॉर्डर पे, अल बदर नाम से उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखी है। ऑपरेशन वो एक बदर अलग, चल रहा है सर उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं ये वही कहूंगा कि आप इस वक्त मिसाइल में घिरे हैं। और मैं सारी जिंदगी ये सुनता रहा, 74 साल, कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब सही मायनों में पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है। हर शहर के, हर सूबे में 2 चीफ मिनिस्टर, मेरा मकसद ये बिल्कुल आप नक्शा पेश कर रहे हैं अफगानिस्तान का और सोमालिया का। अगर अफगानिस्तान में अब से कुछ अर्सा पहले तक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना अलग एक वारलॉर्ड होता था, टैक्स कलेक्ट करता था, वो आप ऑलमोस्ट वही सीन पेश कर रहे हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान कभी इस तरीके से जाए। दुआ करें, ये बाबरकत महीना, अल्लाह ताला बेहतरियां फरमाए और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके कमेंट्स का, आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। थैंक यू सो मच। डिबेट में फिर मिलते हैं सर। थैंक यू, टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान